हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। जैसा कि प्रोग्राम के नाम से ही आपको लग गया होगा कि आज हम कुछ नई बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश एक नई खोज के अंतर्गत आज हम प्रयागराज, जिसे अतीत में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसकी कुछ अनकही बातों के बारे में हम बात करेंगे। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कर दिया गया है, अपने अतीत के इतिहास के गर्भ में कुछ ऐसी बातों को सजोए हुए है जिसे आपके लिए जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे शायद ही आप जानते होंगे या आपने अगर सुना भी होगा तो कहीं छिटपुट इनके बारे में सुना होगा। यानी कि आज हम अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इलाहाबाद की बात करेंगे, जो काफी रोमांचक भी है। लेकिन प्रयागराज की अगर हम बात करें तो आज भी इसे बहुत से लोगों के द्वारा इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है और इसका संबंध जोड़ा जाता है अकबर के शासनकाल से, अकबर के दौर से, कि उसने ही यहां पर इसका नाम इलाहाबाद किया था, जो अतीत में या प्राचीन काल में प्रयाग हुआ करता था। बाद में ब्रिटिशर्स आते हैं, यहां की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में काफी हलचल होती है। स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत इलाहाबाद एक प्रमुख राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। तो किस तरह से प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत के अंतर्गत किस तरह से इस प्रयागराज में उठापटक का माहौल रहा। पूरा प्रयागराज अगर हम देखते हैं तो यहां पर कई ऐसे प्रसिद्धि पाने वाले लोग हुए हैं जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक पटल पर भी प्रयागराज यानी कि अतीत में जाना जाने वाला इलाहाबाद का नाम रोशन किया है। कई प्रधानमंत्री यहां से मिले हैं, कई लीडर मिले हैं। तो चलिए आज इसकी कहानी शुरुआत करते हैं हम। अब अगर हमें यहां पर प्रयागराज की बात करते तो आप सभी को पता है कि ये एक पावन धरती है और अभी यहां पर महाकुंभ मेले 2025 का आयोजन भी चल रहा है। यानी कि यहां पर जो त्रिवेणी संगम है, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, यहां पर लोग डुबकी लगा रहे हैं आत्मशुद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो कहानी अगर हम बात करें तो इलाहाबाद की बात करें तो मैं यहां पर प्रोनाउंशिएट कई जगह पर इलाहाबाद भी करूंगा, क्योंकि जो ये कहानी है वो इलाहाबाद की है। प्रयागराज तो अभी इसे कर दिया गया, इलाहाबाद से पहले भी ये प्रयाग हुआ करता था। तो अगर कहीं पे आपको ये लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो इसे गलत ना समझिएगा, ये जानबूझ करके आपको उस वक्त उस दौर की कहानी हम बात करेंगे कि जब ये इलाहाबाद हुआ करता था। ज्यादातर आप उसी का समावेश इसमें आज लेकर के चलेंगे। बड़ी ही रोचक कहानी होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से पूरे एपिसोड को देखिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और अगर सुना होगा तो पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से आपने इसको नहीं सुना होगा। यानी कि आपके दिमाग में वो पूरा का पूरा खाका फिट नहीं होगा जो आज आपको एक जगह पर इसी सेशन में मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इलाहाबाद की। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये एक दिन की राजधानी भी बना था। बड़ी रोचक कहानी है, कैसे बना था। तो सबसे पहले अगर हमें इलाहाबाद के बारे में जानना है तो इसके इतिहास के बारे में जानना होगा, इसकी प्राचीनता के बारे में जानना होगा, क्योंकि प्रयाग का संबंध इसकी प्राचीनता से ही है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इलाहाबाद गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में विस्तृत है। यह आपको पता ही, बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इलाहाबाद प्राचीन काल के बाद अगर हम देखते हैं तो मुगलों के दौर में भी काफी उरूज पे रहा, यानी कि इसका काफी वर्चस्व रहा, काफी यहां पर उठापटक होती रहती है। तो इसके बाद आधुनिक काल में ये अंग्रेजों के विरुद्ध राजनीतिक और कांग्रेस की जो गतिविधियां रही उनका भी केंद्र रहा है। तो चलिए इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि असल में हिंदू महाकाव्य से इसका क्या संबंध है। तो प्रयाग शब्द की अगर बात करें तो यह एक संस्कृत शब्द है, जो कि यानी कि प्रकट होना या प्रकट होना, और याग यानी कि यज्ञ, यानी कि यह एक यज्ञ स्थली थी, ब्रह्मा की यज्ञ स्थली। अब यहां पर अगर हम बात करें तो क्या संबंध है इसका संगम के साथ। प्रयाग का मतलब ही है संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन यहां पर होता है। तो प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं तो इसका जिक्र यानी कि इलाहाबाद या प्रयाग का जिक्र जो है तंत्र और हठ योग में भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। जहां पर जिक्र अगर हम बात करें गंगा यमुना सरस्वती, तो वहां पर हमें इंगला पिंगला और सुषमना नारी का जिक्र मिलता है। यानी कि
जो आज सरस्वती नदी अदृश्य हो गई है, ये प्राचीन काल में कभी हुआ करती थी। अब हमेशा अगर हम देखते हैं तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। हमने सुनामी को देखा है, अभी वर्तमान में देखें तो लॉस एंजल्स में इतनी भयावह आग लगी है। तो अतीत में भी कुछ ऐसी घटना जरूर घटी हुई है, और ऐसा जिक्र हिंदू महाकाव्यों में भी देखने को मिलता है कि जो सरस्वती आज अदृश्य हो गई है त्रिवेणी संगम पर, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी कि जमीन के नीचे फ्लो करने लगती है, और फिर वहीं पर उसकी कोई एक शाखा जो है आगे बढ़ती हुई चली आती है। यमुना के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसका जिक्र जो है हमें रामायण में भी देखने को मिलती है, और वेद व्यास कृत यहाँ पर हमें इसका जिक्र जो है महाभारत में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बौद्ध का जिक्र, बौद्ध धर्म का जिक्र मिलता है, जैन तीर्थंकरों का जिक्र हमें यहाँ पर मिलता है, इसके साथ साथ हमें विहारों का भी यहाँ पर जिक्र मिलता है। तो ये कोई एक मत या एक धर्म का केंद्र नहीं होकर के, बल्कि कई मत और मतांतरों का केंद्र हुआ करता था, और आज भी है। तो धार्मिक दृष्टि से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अपना काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक चीज हमें यहाँ पर मिलता है कि इसी के आसपास का पूरा एक क्षेत्र हुआ करता था कौशाम्बी, और यहाँ पर पाए गए क्षेत्रों से जो भी हमें सबूत मिलते हैं वो ये बताता है कि कौशाम्बी जो है महाजनपद काल, यानी कि जब 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे प्राचीन काल में, तो उस समय यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में कौशाम्बी कार्य करती थी, जो कि इलाहाबाद यानी कि प्रयाग का ही भाग हुआ करता था। अब बचे रह गए जो भी अवशेष हमें इलाहाबाद में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, इलाहाबाद का स्तंभ, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व कौशाम्बी में मौजूद था, और उसे बाद में ला करके इलाहाबाद में रख दिया जाता है। इसमें सम्राट अशोक, उनकी पत्नी कारुआ की और कौशाम्बी के प्रधान का भी जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसके बाद यहाँ पर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे हरिशेन ने लिखा है, इसका भी हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है, जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर इसका जिक्र जो है ह्वेनसांग, जो एक यात्री था, उसने भी इसका वर्णन कर रखा है, इसका उल्लेख कर रखा है, और ह्वेनसांग के दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि जो पुष्यभूति वंश का शासक था हर्ष, वो किस तरह से प्रयाग में आता था और यहाँ पर सर्वस्व दान करा चला जाता था, और हर्ष ने ही प्रयाग में बृहद स्तर पर कुंभ का आयोजन करना शुरू किया। हालांकि कुंभ का जिक्र हमें इतिहास में और पहले से भी मिलता है, लेकिन वो इतने बृहद स्तर पर नहीं होता है जितना बड़े स्तर पर हर्ष ने इसका आयोजन करना शुरू किया। अब यहां पर अगर देखते हैं तो यहां पर एक चीज ये भी मिलती है कि जो वर्तमान में अकबर का किला मिलता है, तो वहां पर वट वृक्ष की परिकल्पना, यानी कि जो आज अक्षय वट हमें देखने को मिलता है, उसका भी जिक्र ह्वेनसांग ने किया है। उसने ये बताया है कि किस तरह से लोग यहाँ पर आया करते थे, और जो यहाँ पर अक्षय वृक्ष है, तो इस पर लोग चढ़ करके छलांग लगा दिया करते थे नदी में मोक्ष प्राप्ति के लिए, और इसी के लिए अकबर ने उसको हटाने की भी कोशिश की, लेकिन अकबर उसको हटा नहीं पाया है। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि यहां पर एक हमें पातालपुरी की मंदिर देखने को मिलती है, जो आज भी संरक्षित है और आज भी वहां पर पूजा होती है। तो ऐतिहासिक जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, सबूत है, उसमें यह मिलता है कि अकबर के शासनकाल में मदद-ए-माश इस मंदिर को दिया जाता था, यानी कि जिस मंदिर की देख रेख में यहाँ पर पूजा और अर्चना होती थी, उसको मदद-ए-माश अकबर के द्वारा दिया गया, और उसका डॉक्यूमेंट आज भी उस परिवार के पास मौजूद है। तो यानी कहने का यह मतलब है कि मध्यकालीन भारत में जो धार्मिक सद्भावना थी वो उतनी ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हुई थी जितना अंग्रेजों के आने पर हो जाती है, क्योंकि उनकी नीति ही यही है, फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत उन्होंने धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने का पूरा काम किया था। अब यहां पर देखें कि जब तक यहां पर बहुत ज्यादा लोगों की बसावट नहीं थी, तब तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है प्रयाग वन के नाम से जाना जाता था। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो आगे अगर चल करके देखते हैं तो यहाँ पर एक क्षेत्र आपको देखने को मिलता है कड़ा मानिकपुर। तो कड़ा मानिकपुर के इधर यहाँ पर देखते हैं तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा बसावट नहीं थी, लेकिन अगर आप उसके दूसरी तरफ चले जाते हैं, या ये कह ले कि संगम के पार अगर आप जाएं और वही संगम के पार पूर्वी क्षेत्र में जाएं, जहां पर आज वर्तमान झूसी मिलता है, वहां पर
प्रतिष्ठानपुर हुआ करता था। और वहीं दक्षिण में अगर चले जाते हैं तो हमें वहां पर अरैल मिलता है। अरैल घाट, ये वही अरैल घाट है जहां पर आज भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है स्नान करने के लिए, और यहीं पर रामानंद की कचहरी भी लगा करती थी। तो ये प्रयाग वन के नाम से ही काफी प्रसिद्ध था। वहां पर एक वन हुआ करता था और यहीं पर भरद्वाज का आश्रम होता था, भरद्वाज जी का आश्रम, जो कि आज वह भरद्वाज पार्क के नाम से इलाहाबाद में आज भी मौजूद है। यहाँ पर वो रसायन शास्त्र की शिक्षा देते थे। इसके अलावा खगोल शास्त्र की शिक्षा मिलती थी। लगभग यहाँ पर 10,000 छात्र इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाहाबाद का यानी प्रयाग का जो क्षेत्र था, इसका अपना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्यकालीन में देखें तो पूरे के पूरे पीरियड में जो इलाहाबाद है वो एक छोटे से क्षेत्र प्रयाग के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये वो संगम का ही आसपास का क्षेत्र है जहां से प्रशासन किया जाता था। अब यहां पर देखिए कि जिसे आज हम कौसाम्बी जानते हैं, कौसाम्बी के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया कि यहां पर जो स्तंभ मिला है उसे लाकर के इलाहाबाद में रख दिया जाता है। तो कौसाम्बी वहां की बात करें तो वहां पर एक स्थान हुआ करता था कड़ा, और ये आज भी मौजूद है। तो कड़ा की अगर हम बात करें तो ये गंगा के दक्षिण में, और इसके उत्तर में एक स्थान है मानिकपुर, यानी कि बीच में गंगा बह रही है, एक तरफ कड़ा है और दूसरी तरफ मानिकपुर। तो इन दोनों को जोड़ करके एक बनाया गया कड़ा मानिकपुर, और वहीं से पूरा का पूरा प्रशासन मध्यकालीन भारत में किया जाता था। तो अब यहां पर देखें कि यही मध्यकालीन के बाद अगर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी यहां पर आता है। अलाउद्दीन खिलजी का ये इक्ता था, पूरा का पूरा जो कड़ा मानिकपुर जो क्षेत्र है, प्रयाग वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा उसका इक्ता हुआ करता था। यहीं से वो शासक बनता है, यहीं वो जलालुद्दीन फिरोज की हत्या भी कर देता है, जो उसका चचा भी था और उसका ससुर भी था, और यहीं से उसने अपना शासन करना शुरू किया। अब यहां पर बाद में देखते हैं कि ये जो ईस्टर्न रीजन यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र आता है, यहां पर कड़ा मानिकपुर के आसपास की बात करें तो यहां पर जब मुगल आते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा कोलाहल होता है, बहुत ज्यादा उपद्रव की स्थिति यहां पर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जब यहां पर मुगल आते हैं, यानी कि बाबर ने जब 1526 में मुगल सत्ता की नींव रखी है, तो यहां पर आता है वो अपने अमीरों से, अपने बेगों से, बेग मतलब अमीरों से ये कहता है कि वो पूर्वी क्षेत्र में चले जाएं। तो वो वहां पर जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि कहीं भी चले जाएंगे, पश्चिमोत्तर में चले जाएंगे, पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं चले जाएंगे, लेकिन पूर्व में नहीं जाएंगे, मना कर देते हैं वहां पर जाने से। और ये पूर्व क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अफगानों का क्षेत्र है, और अफगानों की ही वजह से हुमायूं को पलायन करना पड़ता है। और यहीं पर आपने देखा है इतिहास में कि चौसा का युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध होता है, हुमायूं को पलायन करना पड़ता है। किसकी वजह से? अफगानों की वजह से, पठानों की वजह से। अब यहां पर देखते हैं इसके साथ ही साथ कि निरंतर हम देखते हैं कि जो पूर्वी का क्षेत्र रहा है, इस पर अकबर को भी अभियान पर आना पड़ा, क्योंकि जो कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र था यहीं से पूरा का पूरा प्रशासन देखा जाता था। अब यहां पर अकबर का जब शासनकाल शुरू होता है तो मध्यकालीन भारत में पूरे के पूरे प्रयागराज और कड़ा मानिकपुर वाला जो क्षेत्र था, इसका एक नया दौर शुरू होता है। मुगल बादशाह अकबर की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में, प्राचीन प्रयाग के पास जो था, यहीं पर इसने अपनी एक तरह से कह ली किले बनाने की शुरुआत करता है। अगर हम अकबरनामा का अवलोकन करते हैं तो यहां पर हमें यह चीज मिलता है कि अकबर ने प्राचीन प्रयाग के पास एक नया शहर बसाना शुरू किया, और 1583 में उसने यहां पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसे इलाहाबाद कहा गया। ध्यान रखिए, क्या कहा गया? इलाहाबाद कहा गया, इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद से इलाहाबाद कब हुआ, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो अब यहां पर जो इसने शहर बनवाया इलाहाबाद, तो यह प्रयाग के करीब बसाया गया था, जो प्राचीन प्रयाग हुआ करता था। और यह शहर मुगलों के दौर में एक सूबा बनकर के उभरता है, और यहाँ के लोग काफी खुशहाल थे, काफी कह ले कि जो मुगल सत्ता थी यानी कि अकबर का जो शासनकाल चल रहा था उससे काफी प्रसन्न थे, क्योंकि अकबर काफी उदारवादी भी था। ये सर आप सभी को पता है, आप इतिहास के पन्नों में इसको पढ़ते भी हैं। अब जो अकबर का बेटा था सलीम जहांगीर, उसने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, यानी कि जो प्रयाग यानी कि जो जिसको इलाहाबाद, जो नया शहर अकबर के द्वारा बसाया गया, इसको अपनी राजधानी भी बनाता है। लेकिन इस स्थान का जो संबंध है अकबर का जो पोता था खुसरो, उसके साथ भी बहुत देखने को मिलता है। और खुसरो के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, और यहां पर इसकी त्रासदी के बारे में हम शुरुआत करते हैं कि इलाहाबाद में एक स्थान है खुल्दाबाद।
और यहीं पर इसका मकबरा मौजूद है, जिसे हम खुसरो का मकबरा भी कहते हैं या खुसरू बाग के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये जो किला इलाहाबाद में इसने बनवाया 1583 में, इस किले की अगर हम बात करते हैं तो जो आगरा में किला है जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया है, तो अगर हम देखें तो इसके साथ काफी हमें यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है इस किले से, यानी कि जो हमारा इलाहाबाद का किला है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी बह रही थी, अफगानों से सुरक्षा भी करना था, तो इस तरह से इसका जो निर्माण कराया गया है कुछ उनसे अलग तरीके से सुरक्षात्मक पहलुओं को देखते हुए करवाया गया है। तो यहाँ पर इलाहाबाद क्या था, संगम का क्षेत्र था, और अफगानों के द्वारा ये इस्तेमाल ना कर किया जा सके, इस बात की भी ध्यान रखनी थी। साथ ही साथ यहाँ से प्रशासन भी चलाना था। तो ये तमाम सारी बातें जो है अकबर के दिमाग में, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं चल रही थी। तो अब यहाँ पर 1580 में 1580 जब आता है वक्त, तो धीरे धीरे सूबों को गठन करना शुरू करता है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो जो ये सूबा गठन होता है इलाहाबाद, इसी का नाम इलाहाबाद रखा गया, एक नया शहर बसाता है, और 1583 में एक नए किले का निर्माण यहाँ पर उसके द्वारा करवाता है। तो अब यहाँ पर जो ये इलाहाबाद रखा गया, दरअसल हम लोग इसे किसी और चीज से जोड़ लेते हैं। दरअसल ऐसे ये जो इलाहाबाद नाम था, ये इला जो मनु की पुत्री है, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे उनके नाम पर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो इलाहाबाद है वो इला के नाम पर पड़ता है, ना कि जो यहां पर एक हम देखते हैं कि जो एक धर्म चलाया दीन इलाही, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये इलाहाबाद में कैसा कन्वर्ट हुआ, ये हम देखते हैं शाहजहां के काल में, जब ब्रिटिशर्स आते हैं उन्होंने इस इलाहाबाद को प्रोनाउंशिएट किया इलाहाबाद। अब यहां से आपको समझना होगा कि किस तरह से भाषा का, लैंग्वेज का डिस्टॉर्शन होता है, और पूरा का पूरा कल्चरल डिफरेंस हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये इलाहाबाद से इलाहाबाद किया कि किसने, ये ब्रिटिशर्स ने किया, उनकी बदमाशी थी। तो अब यहां पर आप देखते हैं कि जब किस किले का निर्माण करवाया जा रहा था, तो अकबर ने जो नदी का प्रवाह है उसको रोकने के लिए वहां पर एक बांध बनवाया जिसे बख्शी बांध कहते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति रखा जाता था जो सैन्य, जो छावनियां होती थी उनकी व्यवस्था करता था, इसके अलावा खान पान की व्यवस्था करता था, बांधों का निर्माण करवाता था। तो जो यहाँ पर व्यक्ति इन सब व्यवस्था करने के लिए रखा गया उसे बख्शी कहा गया, प्रांतीय बख्शी, जो कि अधीन होता था मीर बख्शी से, और मीर बख्शी मुगलों के शासनकाल में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था। तो इसी तरह, इसी की वजह से जो बांध बना उसका नाम पड़ा बख्शी बांध। अब इसने यमुना नदी के ऊपर भी खूब सारे बांध बनवाए। अब बांध बनवा लिया, बांध बनवाने के बाद जब यहां पर पूरा का पूरा एक नया शहर बसाया, तो उसने क्या किया कि यहां पर जो खुसरो की अगर हम बात करते हैं, उसकी त्रासदी पर थोड़ा सा बात करते हैं, तो यहां पर जब खुसरो को कैद किया गया, तो खुसरो को कैद करने के बाद किस तरह से उसको आजाद किया जाता है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तुझके जहांगीरी में देखते हैं, जो जहांगीर ने कैद कर रखा था, तो उसको खुसरो को शाम को आजाद करता है, कहता था कि जाओ थोड़ा सा टहल घूम करके चले आओ। तो यहाँ पर खुलदाबाद से थोड़ी दूर पर एक स्थान है जिसे शरारा बाग, वो एक शैरगाह हुआ करती थी जिसे आज हम सलाला बाग के नाम से जानते हैं, जो कि बाद में अगर हम देखते हैं कि खुलदाबाद के क्षेत्र में जाकर के मिलता था। तो ये एक बाग हुआ करता था जो जहांगीर की सैरगाह होती थी। तो इसलिए खुलदाबाद भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका गेट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी गेट की जो एग्जैक्ट रिप्लिका है वो अकबर के किले में हमें देखने को मिलती है। अब यही ये पूरा का पूरा इलाका है जहां पर जो जहांगीर की बेगम थी, शाह बेगम, जब उसने आत्महत्या कर ली तो उसका मकबरा यहां पर बनाया जाता है, उसका मकबरा यहां पर बन जाता है। अब यहीं पर 1622 में अगर हम देखें तो जब खुसरो की हत्या की जाती है, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जो खुर्रम था वही बाद में शाहजहां बनता है। तो अब ये हत्या का षड्यंत्र क्यों होता है, क्योंकि नूरजहां चाहती थी कि जो खुसरो है उसका विवाह हो जाए उसकी बड़ी पुत्री जो लाडली बेगम थी। लेकिन मध्यकालीन भारत में एक अचंभित बात हम देखते हैं कि ये एक ऐसा शासक था जिसने एक विवाह किया। तो जब उसने विवाह करने से मना कर दिया तो नूरजहां भी चाहती थी कि चलो इसको भी रास्ते से हटाया जाए, कोई हमारा लेना देना तो है नहीं। तो इसके इस तरह से एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो जो वहां पर
शाहजहां था वो आगरा से भेजा जाता है कि इसको इलाहाबाद में दफन कर दो। तो जब इसको इलाहाबाद में दफन किया जाता है खुर्रम को, तो यहाँ पर मेले लगने लगते हैं, इसके मज़ार की जियारत होने लगती है, लोग मदद मांगने लगते हैं। तो क्या होता है कि इसकी कब्र को खुदवा करके फिर से आगरा भेजा जाता है एक बार कि अब वहां पे दफन किया जाए। अब जैसे ही इसका ताबूत आगरा पहुंचता है तो वहां पर स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो काफी छिन्न भिन्न हो जाती है। तो यहां पर वो जवाब देता है कि भाई ये व्यवस्था हमसे नहीं संभलने वाली है, तो फिर से उसके शव को भेजा जाता है इलाहाबाद में और फिर इसको यहीं पर दफन किया जाता है। तो ये जो खुलदाबाद होता था, जो ये बाग थी, शहर सैरगाह थी जहांगीर की, यहीं पर इसको दफन कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप खुसरो बाग में अंदर घुसते हैं तो पूर्व की तरफ इसका मकबरा हमें देखने को मिलता है। यहीं पर इसकी बहन सुल्तानुन निसा का भी मकबरा है, जिसे बाद में सिकंदरा में दफना दिया जाता है अकबर के पास। तो ये कुल इस तरह से खुसरो बाग की कहानी हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर देखते हैं कि जो सूबा इलाहाबाद था, आप इस सूबे से दक्षिण और पूर्व दोनों की तरफ जा सकते हैं, इसलिए पूरे मुगल काल में इसका अपना एक महत्व बना रहता है। अब ये सूबा इलाहाबाद का मुख्यालय भी होता है। इसका इतना महत्व था कि यहाँ पर जो मुगल बादशाह होता था वो अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट करता था। तो अकबर ने अपॉइंट किया सलीम को, जो कि बाद में जहांगीर बनता है। शाहजहां ने किसको रखा यहाँ पर? अपने बड़े बेटे दारा को रखा। तो सूबे के सूबेदार के तौर पर ये एक परंपरा बन गई कि वली अहद को ही नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो होने वाला उत्तराधिकारी है वो उसी को नियुक्त किया जाएगा। अब यहाँ से वो क्या कर लेगा? ट्रेनिंग ले लेगा। इसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद जो पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्र है उसको वो संभाल लेगा, यानी कि दक्कन, यहीं से वो दक्कन को भी संभाल लेगा, बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो जाने वाला रास्ता है उसको भी संभाल लेगा। तो ये पूरे की पूरी एक प्लानिंग थी कि वली अहद यानी कि उत्तराधिकारी को यहाँ पर इस सूबे का सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। तो अब इसके बाद का जो दौर आता है, संबंध जुड़ता है अंग्रेजों का। तो अब यहाँ पर अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो किस तरह से जुड़ता है कि शाहजहां के काल में अंग्रेज यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपको पता ही है। तो अंग्रेजों का संबंध जब इलाहाबाद से जुड़ता है तो उससे पहले कई बार इस शहर पर मराठों ने भी आक्रमण किया। और 1764 में अगर आप देखते हैं कि जो बक्सर का युद्ध होता है, मुगल बादशाह शाह आलम की द्वितीय, अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, इसमें इसकी संयुक्त सेनाएं यहाँ पर लड़ती हैं। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो हेक्टर मुनरो है उसके नेतृत्व में सेना लड़ती है। तो यहाँ पर जो मुगल बादशाह थी शाह आलम द्वितीय की जो सेना है वो पराजित होती है और उसे एक संधि करनी पड़ती है। और ब्रिटिशर्स की निगरानी में जो यहाँ पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होता है उसको किले की चार दीवारी में महदूद कर दिया जाता है, यानी कि नजरबंद कर दिया जाता है। अब इलाहाबाद अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है और फिर इसके बाद 1857 का जो क्रांति होती है उसकी प्रमुख गतिविधि के रूप में भी इलाहाबाद यहाँ पर देखा जाता है। अब इधर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1750 में। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो काफी स्थिति डगमगाने लगती है और यहाँ के जो दो क्षेत्रीय बड़े शासक हमें देखने को मिलते हैं, बंगाल के नवाब मिलते हैं और अवध के नवाब, तो इनके बीच में यहाँ पर एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो अवध के नवाब थे, यहाँ इनके अंतर्गत जो स्थानीय शासक थे वो बड़े चतुर थे। वो वही बात है ना कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो उनके अंदर एक प्रवृत्ति देखी गई कि जब कभी भी कोई ऐसी संघर्ष की स्थिति या युद्ध की स्थिति आती थी तो जो शक्तिशाली राजा होता था या शक्तिशाली जो वहाँ का बादशाह होता था या नवाब होता था उसी की तरफ हो लेते थे। तो जब बंगस नवाब और अवध नवाब के मध्य युद्ध शुरू होता है तो स्थानीय शासकों ने बंगस नवाब का साथ दिया और बंगस नवाब लगभग ये युद्ध जीत चुके थे। लेकिन वहीं पर प्रयाग में जो बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी हैं, वहीं पर नागा सन्यासी लेटे हुए थे। तो गिरी के नेतृत्व में नागा सन्यासियों ने युद्ध किया किसकी तरफ से? अवध के नवाब से, और लगभग हारे हुए युद्ध को जिता दिया अवध के नवाब को। और जब इस तरह से उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया तो उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। और जब ये खदेड़ना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिलता है कि जो यहां पर अकबर के द्वारा जो शहर बसाया गया था, वहीं पर एक शहर बसाया गया था जिसे हम वर्ल्ड सिटी का नाम देते हैं। तो पूरी की पूरी वर्ल्ड सिटी को जलाते चले जाते हैं और खाली दरियाबाद को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि दरियाबाद अफगानों का इलाका था। अफगान, जिसको हमने पहले भी बताया है कि हुमायूं को उसकी वजह से पलायन भी करने का मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरे मुगल काल में कहीं ना कहीं पूरे का पूरा अस्थिरता का माहौल बना रहता है। अब ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो 1857 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो 1857 की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत मिंटो पार्क से करेंगे। और ये मिंटो पार्क वही स्थान है जहां पर क्वींस का प्रोक्लेमेशन पढ़ा जाता है,
यानी कि महारानी का आदेश पढ़ा जाता है। और इसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोक्लेमेशन पढ़ा जाता है ये किसके द्वारा पढ़ा जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है। और जब यहाँ पर प्रोक्लेमेशन पढ़ा जाता है तो तभी 1 और 2 दिन के लिए जो प्रयाग है वर्तमान में जिसे इलाहाबाद कहते थे वो राजधानी भी बनती है। तो इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए, इसकी ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए जो भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण करवाया और कैनिंग के समय में ही महारानी के आदेश को, क्वींस के प्रोक्लेमेशन को इस स्तंभ पर उत्कीर्ण करवा दिया। अब 1857 की जो क्रांति हुई इससे अंग्रेज काफी नाराज थे, तो उन्होंने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। अब कत्लेआम के दौरान उन्होंने अपनी इस न्यायोचित ढंग को सही साबित करने के लिए वो कहते हैं कि इस तरह की जो स्थिति है वो काफी विकराल हो जाती है और कभी कभी हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भारतीय थे, जो इन्होंने कहा कि ये काफी अन्यायपूर्ण कदम था, तो यहाँ पर एक उक्ति हम कह सकते हैं कि हमें तो उनसे है वफा की उम्मीद जिन्हें जो नहीं जानते वफा क्या है। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 3 गांव को अंग्रेजों के द्वारा जला दिया जाता है, सामूहिक रूप से फांसी दे दी जाती है। और ये वो गांव होते हैं, कौन से गांव, जहाँ पर अफगानों वाले यानी कि तमाम अफगानों और पठानों को सामूहिक रूप से जला दिया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। तो और यही वो स्थान बनता है कंपनी गार्डन, जिसे वो बाद में अल्फ्रेड पार्क के नाम से पूरे इतिहास में बताते चले जाते हैं। तो ये अल्फ्रेड पार्क ये वही स्थान है जहां पर पूरे 3 गांवों को जला दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद। अब 1857 की क्रांति के बाद अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि 10 साल का वक्त बीत जाता है तो सर सैयद अहमद खान की एक पुस्तक आती है कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। तो जब कॉजेज ऑफ रिवोल्ट के बारे में अंग्रेज पढ़ते हैं तो एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। उनको लगता है अरे ये तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो वो उनको बुलाते हैं सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ से और उनको एक पत्र लिखा जाता है कि आप बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, तो इसमें काफी विघ्न पड़ती है, बाधा पड़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए, हम यहाँ चाहते हैं कि आप यहीं पर बस जाइए। तो वो क्या करते हैं, जो भारद्वाज पार्क है उसी के सामने यहीं पर गवर्नमेंट हाउस हुआ करता था, आज भी है, तो वहां पर 20 एकड़ की जमीन दे देते हैं और 20 एकड़ की जो जमीन उनको दे देते हैं तो यहां पर मकान बनना शुरू हो जाता है। तो जब मकान बन रहा होता है तो इस मकान का नाम महमूद मंजिल रखा जाता है। दरअसल सर सैयद अहमद खान के जो पुत्र थे सर सैयद महमूद, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा जाता था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले भारतीय जज भी बने। ध्यान रखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले भारतीय जज सर सैयद महमूद थे, जो सर सैयद अहमद खान के बड़े बेटे थे। अब उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके वंशजों के द्वारा इस पूरे के पूरे जो महमूद मंजिल थी इसको खरीद लिया जाता है। मुरादाबाद में एक थे काफी संपन्न जमींदार थे, तो उनके द्वारा खरीद लिया जाता है और 6 साल के बाद इसे मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा खरीद लिया जाता है और यही वो स्वराज भवन कहलाता है। यानी कि जो वर्तमान में स्वराज भवन हम देख रहे हैं, ये स्वराज भवन जो हमें देखने को मिलता है अंग्रेजों के द्वारा सर सैयद अहमद खान को उनके रहने के लिए दिया गया था, जिससे कि वो अपने शासन की सात्वता को बनाए रखे और भारत के ऊपर शासन करते रहे। तो कितना विरोधाभास यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो केंद्र अंग्रेजों ने अपने लिए बनवाया सर सैयद अहमद खान को दे करके कि वहां से उनसे राय लेंगे, सलाह लेंगे और अपने शासन को एक शाश्वता प्रदान करेंगे और भारत पर पूरे हमेशा के लिए राज करते रहेंगे, वही अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बनता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अल्फ्रेड पार्क की हम बात करते हैं, जिसे अब हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के रूप में जानते हैं। तो इसकी कहानी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो भारत माता के वीर सपूत थे चंद्रशेखर आजाद, जब उनकी अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ होती है तो उन्होंने अपने रिवाल्वर में बची हुई जो अंतिम गोली होती है उसी से अपने आप को मार करके वीरगति की प्राप्त कर लेते हैं। और उन्होंने कहा ही था कि मैं हमेशा आज़ाद हूं और हमेशा आज़ाद ही रहूंगा। तो उन्होंने ये बेहतर नहीं समझा कि अंग्रेजों के सामने को अपने आप को सौंपा जाए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आगे हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने बेहतर समझा कि भारत माँ के आगोश में अपने आप को सुला लिया जाए। और फिर 1931 की यह घटना होती है अल्फ्रेड पार्क में, वो अपने आप को गोली मार करके वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी ये कहानी हमें देखने को मिलती है, काफ़ी अचंभित कहानी करने वाली कहानी हमें मिलती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इलाहाबाद अपने आप में कुछ अन्य कहानियों को भी लिए हुए है, तो आगे भी हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। और उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बातें आपको जानने को मिली हुई होंगी।
और ऐसे ही कुछ अन्य चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जुड़िए हमारे साथ, अपने सुझाव को दीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले के बारे में, किस कहानी के बारे में आप जानना चाहते हैं, ऐसी रोचक कहानियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़िए यूपीपीएससी स्टडी IQ के साथ, उत्तर प्रदेश एक नई खोज के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।